चलो, आज अपने को इक्विलिब्रियम से पढ़ना था, है ना। दो स्टूडेंट नहीं आ रहे, अभी तक नहीं आए। चलो, हाँ, नया कंसेप्ट है आज हमारे लिए। मतलब पहले आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। तो इक्विलिब्रियम एंड सरप्लस शॉर्टेज। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कौन सा पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल। ठीक है, इक्विलिब्रियम ये ऐसा लिख सकते हैं, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। मतलब जितने की सप्लाई हो, जितने की सप्लाई हो उतना ही जो है वो उतनी की ही डिमांड हो, या जितने की डिमांड हो कंज्यूमर से, मार्केट से, उतना ही जो है वो क्या हो, सप्लाई। ठीक है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, देयर इज नाइदर अ शॉर्टेज नॉर अ सरप्लस अनलेस डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और सप्लाई चेंजेस। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मीन्स अदर फैक्टर्स, है ना। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, फैशन चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गए। ठीक है, कुछ ऐसे जो है वो सर्कमस्टेंसेस आ गए कि डिमांड चेंज हो गई, सप्लाई चेंज हो गया, तो वो अदर डिटर्मिनेंट होता है। अनलेस अगर अपन परफेक्ट मार्केट की बात करो, जैसा मार्केट चल रहा है, रेगुलर मार्केट की बात करो, तो इक्विलिब्रियम ये वाली चीज होती है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल वाली बात लिखी हुई है कि शॉर्टेज कब होता है ना। मार्केट में शॉर्टेज हो गया, इसका क्या मतलब होता है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। ठीक है, सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है, तो गुड्स आपके बच जाएंगे, तो उसको बोला जाता है सरप्लस। ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं। शॉर्टेज ऑकर्स व्हेन अ क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान रखना ये जो वर्ड्स में अंडरलाइन कर रहा हूं, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स द क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स द क्वांटिटी सप्लाइड, तब वो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारा शॉर्टेज। डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई उतना नहीं है, स्टॉक उतना नहीं है, तो अपन बोलते हैं ना कि यार अभी मार्केट में शॉर्टेज चल रही है उस कमोडिटी की, उस सर्विस की। तो ये होता है जनरली, ये प्रोडक्ट में होता है, सर्विसेज में नहीं होता। ठीक है, एट अ गिवन प्राइस लीविंग अ कंज्यूमर अनसेटिस्फाइड, और उसका ही कॉन्वर्स सिचुएशन होती है कब, जब सरप्लस होता है। सरप्लस कब होता है, जब सप्लाई ज्यादा होता है और क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट समझ में आए। तीन कंसेप्ट हमने पढ़े इस 3 या 4 लाइन के पैराग्राफ में। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इक्विलिब्रियम का। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट था शॉर्टेज का, और तीसरा कंसेप्ट था सरप्लस का। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, जो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए। ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट, आगे बढ़े। अब एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है ना, तीनों चारों चीजें इन्होंने समझा दी है। ठीक है, सरप्लस, शॉर्टेज और इक्विलिब्रियम। तो देखो प्राइस क्या है, 100 रुपीज। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 5 किलो। क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 50 किलो। ठीक है, तो डिमांड जो है वो बहुत कम है और सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सरप्लस। फिर धीरे 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 ऐसे आते गए यहां पर। ठीक है, ये वाला लाइन। ठीक है, या इसको और थोड़ा सा रुक जाओ, ये वाला प्राइस।
60, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 25, क्वांटिटी सप्लाइड कितना है 25, मतलब जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई हो रहा है, जितना सप्लाई हो रहा है उतना ही डिमांड आ रही है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट है भाई, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अब इसके बाद से जो है वो शॉर्टेज चालू होगी, ठीक है। समझ में आया ये टेबल, क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, तुम्हारी बुक्स आ गई बेटा, नहीं आई, कभी अप्लाई किया था, कब अप्लाई करने के बाद बुक्स आती है। और मतलब जैसे अगर आप वो पुराने वाले बैच से अगर तुम्हारी पहचान हो या कॉन्टेक्ट बाजार बातचीत हो तो उनसे ले लिया करो। तो करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी सब वैसा ही है। करंट अफेयर्स थोड़ा सा देखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स हर बार देखना पड़ता है। इसकी एग्जीक्यूटिव में काम नहीं आएगी, एग्जीक्यूटिव में जो बुक्स मिलेगी उसमें तो सब बड़ा बड़ा मिलेगा तुमको। कॉन्स्टिट्यूशन अपन ने अभी 20-25 पेज का पढ़ा, 20-25 पेज का पढ़ा, तो हम पर 60-70 पेज का मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, हमने जो है वो 15-20 पेज का पढ़ा, वहाँ पे पूरा एक चैप्टर ही मिलेगा 50-60 पेज का। तो रहेगा यही, बट बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो काम नहीं आएगी। हाँ, बट वो अगर रजिस्ट्रेशन करवाते तो वो उनका यही है, कंपलसरी ही है कि वो सेंड करते हैं, आ जाता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और वैसे आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जब तक नहीं आती है तब तक। और अगर नहीं तो फिर ये पुराने वाले जो बच्चे थे हमारे पुरानी बैच के, उनसे अगर अच्छे वो देखो, वो भाई के पास है, अभिषेक के पास, ऐसा, हाँ, क्या आता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की संभावनाएं है ना, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे, मतलब मैं मेरी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ, इसको तो अपन बाद में समझेंगे ताकि बहुत पहले से क्लियर हो जाए आपको। हमने जो है वो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, है ना। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि अगर प्राइस चेंज होती है तो डिमांड भी चेंज होगी, ठीक है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई में अपन ने इसका इनवर्स पढ़ लिया। अब इफेक्ट तो हमको समझ में आया, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई में हमको इफेक्ट तो समझ में आया कि कौन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बट कितना मूव करेगा, कितना चेंज होगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्वांटिटेटिव मेजर जो है वो जानने के लिए, और वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कितना में कितना चेंज हुआ, कितना इफेक्ट पड़ा, वो जानने के लिए जो है कौन सा कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इन शॉर्ट और बहुत ही सरल सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इलास्टिसिटी मेजर्स द इम्पैक्ट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये जो बोला मैंने सेंटेंस, आपको ये ऐसा कहीं पे जो है वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, बट जितना भी आप पढ़ोगे उसके बाद कंक्लूजन यही हो, ठीक है। रिपीट कर देता हूं, इलास्टिसिटी मेजर्स द इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट इन मेजरेबल टर्म्स, इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या कि भाई अपन जो है वो नंबर्स में उसको मेजर कर सकते हैं कि 5% गिरा, 10% बढ़ा, 15% घटा, ऐसे। तो वो काम कौन करके देता है, वो कहां से पता चलता है हमको, इलास्टिसिटी से पता चलता है, ठीक है। अगेन इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, आपको इसमें कोई आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आएंगे, कोई प्रैक्टिकल नहीं आएगा, बट प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच है। समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। इलास्टिसिटी का जो प्लॉट है या इलास्टिसिटी का जो मीनिंग है वो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड
or services is to change in other economic variable such as prices and consumers income. ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, it quantifies, ठीक है, it quantifies the degree of sensitivity of quantity demanded to change in these variables. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस और अदर रिलेवेंट इकोनॉमिक वेरिएबल। अब मैं आपको फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता देता हूँ। अकाउंट सबने पढ़ा है, नहीं पढ़ा? पढ़ा है, पढ़ा है, सबने पढ़ा है। बेटा तुम नए आए हो आज, है ना? ठीक है, पढ़ा है, तुम्हारा भी कॉमर्स बैकग्राउंड है, ठीक है ना? आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। उसमें भर भर के फॉर्मूले ना, याद करने में थोड़ा सा परेशानी आती है अपने को, सब आता है। तो हमेशा है ना, फॉर्मूला याद रखने के ट्रिक्स होते हैं। तो एक ट्रिक यहाँ पे लगाता हूँ मैं, और आगे भी अगर कभी रेशियो एनालिसिस आए तुमको, तो ये तुमको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने में तुमको हेल्प करे, ठीक है? चेंज जो है, ध्यान से सुनना, चेंज जो है वो किसके बेसिस पे आने वाला है? मतलब अगर ये जो है वो कंपोनेंट चेंज हुआ, ये चीज चेंज हुई, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है? ये दो वेरिएबल आपको जो है वो पता होने चाहिए, और वो जो है आपको मिल जाएंगे। तो जिसके बेसिस पे चेंज आने वाला है उसको आप बेस में लिखोगे, और जिसके ऊपर चेंज आने वाला है, जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसको आप ऊपर लिखोगे। बेस नीचे होता है, बेस नीचे होता है, और ऊपर लिखना है वो तो क्लियर हो। तो जिसकी वजह से चेंज आने वाला है, जिसके बेसिस पे चेंज आने वाला है, उसको आप बेस में लिखोगे। बेस मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर, पक्का? डिनोमिनेटर है ना, नीचे जो रहता है वो डिनोमिनेटर होता है, ऊपर जो होता है न्यूमरेटर। तो बेस इज ऑलवेज डिनोमिनेटर। तो जिसके बेसिस पे चेंज आने वाला है उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, जिसके ऊपर इफेक्ट आने वाला है उस चेंज का, ठीक है, उसमें चेंज का, तो उसको आपको लिखना है न्यूमरेटर, ठीक है? अब अगर आप ये फॉर्मूला इस टेक्निक से या इस लॉजिक से पढ़ोगे, ये बहुत अच्छे से आपको और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, और बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है? अपन देखते भाई, समझ लेते हैं। देखो अपन ने पढ़ा क्या कि हाउ रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स, है ना? देखो, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस इज टू चेंज, ठीक है? मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज कितना चेंज होगा, ये कितना चेंज होगा, किसके बेसिस पर या क्या चेंज होने पर, है ना? इन अदर इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज प्राइस एंड कंज्यूमर ऑफ द गुड्स, ठीक है? मतलब ये अदर इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज प्राइस एंड कंज्यूमर इनकम में चेंज आएगा। इसमें अगर चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, ठीक है? तो चेंज किस में आ रहा है, वो बेस में लिखना है अपने को। परसेंटेज चेंज इन प्राइस और अदर रिलेवेंट इकोनॉमिक वेरिएबल, इसमें चेंज आएगा। तो इसके बेसिस पे किस पे चेंज आएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये हो गया अपना फॉर्मूला, ठीक है? ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ, सॉरी, exactly, substitute goods, complementary goods, they are all the example, you are correct, okay? That we will learn after we will finish this. After this topic we will move to the types of goods. We are having that topic also in our syllabus, okay? So as of now we are concentrating on elasticity of demand, okay? But this is good, na? Keep interactive, keep classes interactive, good, ठीक है? समझ में आया भैया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आया? याद रहेगा अभी फॉर्मूला? यहाँ तक किसको कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़े, ठीक है? की वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड कैन डिपेंड इंक्लूड, मतलब अपन ये जो बोल रहे थे अदर रिलेवेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इसमें कौन कौन से आएंगे, ठीक है?
ऑफ कोर्स प्राइस ऑफ गुड, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आना ही आना है ना, ठीक है। कंज्यूमर इनकम, ओके, ठीक है, जैसा जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो अपग्रेडेशन के ऊपर जाता है, ठीक है। अभी हम ओप्पो वीवो यूज कर रहे हैं, मतलब पहले 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता था। अभी तो सब सेम हो गया है। पहले अभी ओप्पो वीवो यूज कर रहे हैं, अभी थोड़ा इनकम बढ़ा 5-6 हज़ार रुपये तो वन प्लस पे चले गए, ठीक है, फिर और थोड़ा इनकम बढ़ा तो सैमसंग पे चले गए, ठीक है, और थोड़ा इनकम चला तो और थोड़ा इनकम बढ़ा तो आईफोन पे चले, ठीक है। ये और एक और एग्जांपल देता हूँ कि भाई पहले साइकिल है ना, फिर थोड़ी इनकम बढ़ी तो फिर सेकंड हैंड मोटर बाइक, फिर वो थोड़ी इनकम बढ़ी तो उसको रिप्लेस करके फर्स्ट हैंड ले ली, और थोड़ी इनकम बढ़ी तो सेकंड हैंड कार, फिर फर्स्ट हैंड कार। तो ये जैसे जैसे आपका इनकम जो है वो बढ़ता जाएगा या चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी प्रायोरिटीज सब चेंज होती जाएगी, तो वो डिमांड भी फिर वैसे वैसे जो है वो चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसा ये इन्होंने बोला था है ना, ऑनलाइन में से किसी ने आया था कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और ये सब, ठीक है। तो अगर इनकी जो है वो प्राइस चेंज हुई, जैसे अपन ने परसों एग्जांपल देखा था, कैंपा कोला वापस से आ गया, ठीक है। अब ये सब जो है ना, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हो गए। अगर पेप्सी कोको कोला 12 रुपए में बेच रहे हैं और कैंपा ने जो है वो कैंपा अगर 10 रुपए में इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सेम, तो पेप्सी और कोको कोला इनको जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हम भी स्विच हो जाएंगे कि अरे यार ये पेप्सी कोको कोला और कैंपा सब एक ही तो है, और इन द सेम थिंग, तो 2 रुपए क्यों ज़्यादा दो, ये ले लो, ठीक है ना। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। हमने मोमोज का एग्जांपल लिया था। अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, जो अभी हालात चल रहे थे, अभी तो खैर सीज फायर हो गया, युद्ध रुक गया, बट जैसे जो हालात बनने वाले थे, ठीक है, तो ये वाले इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए। इन्फ्लेशन, एडवर्टाइजिंग एंड गवर्नमेंट पॉलिसी कैन ऑल्सो अफेक्ट डिमांड, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी का है ना, तुमको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, तुमको समझ में आएगा कि ये डिमांड जो है वो कैसे चेंज हो जाती है, ठीक है ना। कुछ साल पहले है ना, अभी जो हमारे टू व्हीलर और फोर व्हीलर, टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स में जो इंजन चलता है ना, वो BS वाले स्टैंडर्ड के चलते हैं, है ना, BS3, BS4। तो जैसे ये BS4, BS5, तो पहले क्या होता था, पहले BS3 चलता था, ठीक है। जब भी वो टाइम पे एक्टिवा जो है वो 60-70 थाउजेंड में पूरी कंप्लीट आ जाती थी, अभी तो 1 लाख से ऊपर चली जाती है, बट वो 70 थाउजेंड तक कंप्लीट एक्टिवा कंप्लीट आ जाती थी। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ना अपनी पॉलिसी एकदम से चेंज कर दी। क्या किया, बोले अभी से है ना 1 महीने बाद BS3 इंजन वाली कोई गाड़ियां ही नहीं चलेगी, या BS3 इंजन वाली कोई गाड़ियां नहीं बिकेगी 1 महीने बाद। अब BS4 इंजन जो है वो लाया जाएगा, और मतलब ये BS4 इंजन और ये सब जो है ये स्टैंडर्ड रहते हैं, ठीक है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। जितना BS4, BS5 ऐसे जितने भी अपग्रेडेड इंजन आते हैं वो सब कार्बन एमिशन कम करते हैं और उससे पोल्यूशन कम होता है, तो मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है। तो भाई BS3 बंद करो, ठीक है, 1 महीने बाद कोई गाड़ी नहीं बिकेगी। अब ये जितनी भी गाड़ियां थी सब BS3 पे चल रही थी, और इनके पास एक्टिवा हमेशा डिमांड में रही है, जब से आया तब से डिमांड में रही है, इनको ज़्यादा ही प्रोडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। अब इनको लगा कि यार BS4 आ रहा है 1 महीने बाद, हमको भी BS4 लाना पड़ेगा, बट ये जो गाड़ियां हैं ये सब जो है वो कैसे बिकेंगी, 1 महीने बाद तो कोई गाड़ी खरीदेगा नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, आउट ऑफ स्टॉक के आउट ऑफ डिमांड, आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, क्या करें। तो इन्होंने 70-70 हज़ार वाली गाड़ियों के जो प्राइजेस है वो ब्रेक इवन पे बेच दिए, 35-40 थाउजेंड पे एक्टिव, 10 दिन में पूरा स्टॉक साफ। बोले यार अभी तब 50% प्राइस पे अगर आपको कोई चीज और बहुत अच्छी चीज मिल रही है आपको तो वाई नॉट। बोले अभी तो 1 महीना है, अभी कर लो, फिर चलाते रहे। तो दिस इज हाउ पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस सप्लाई एंड इवन डिमांड, ठीक है। अब देखो पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है वो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। चेंज इन प्राइस, ठीक है, प्राइस में चेंज आने की वजह से, बिकॉज ऑफ
चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, इसकी वजह से डिमांड में जो है वो क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, मेजर डिटर्मिनेंट कौन सा है यहाँ पर, प्राइस। तो इसको अपन ने बेस में ले लिया, इसकी वजह से किसमें चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड। तो इसको अपन ने न्यूमरेटर में लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट, आगे बढ़े। और इसको इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ये ऐसे जो है वो डिनोट किया जाता है, और ये ईडी है तो इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए। बोर तो नहीं हो गए, परेशान तो नहीं हो गए, बोले पर बोर हो गए, बड़ा ड्राई जो है वो लेक्चर जा रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को। तुमको, मेरे को तो लग रहा है अभी तक तुमको नींद ही आ रही है, पक्का, ऑल गुड। हाँ, नाउ अगेन, अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और इसके ऊपर से अब ये जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं इसमें आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब अपन मेजर करेंगे, ठीक है, सीखेंगे कि भाई कैसे मेजर किया जाता है ना, क्वांटिफाइबल टर्म्स में कि कितना चेंज आया है और इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किस प्रकार की, कितने प्रकार की जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा वो नहीं है ना। तो सबसे पहले आता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। When a small change in the price of product leads to an infinite change in its demand, अगर जरा सा छोटा सा चेंज होगा है ना प्राइस में, तो उसका इफेक्ट डिमांड पे कितना पड़ेगा हमको खुद को ही नहीं पता, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमेशा जो बहुत ज्यादा कॉस्टली, बहुत ज्यादा प्रीशियस चीजें होती है ना, उनमें होता है। गोल्ड, ठीक है, अब आप देखोगे है ना, जैसे गोल्ड का रेट है, कभी आप न्यूज देखोगे या देखोगे, अगर 500 रुपए गोल्ड का प्राइस गिर गया तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि सोना 500 रुपए गिरा। अभी अपन को लगता है अरे यार 500 रुपए तो गिरा, कहाँ 1 लाख पे है और 500 रुपए गिरा, उसमें कहाँ फर्क आ गया, फर्क आता है। ठीक है, 3-4 हज़ार रुपए अगर सोना गिर गया किसी दिन, तो डिमांड उसकी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, सब लेने दौड़ेंगे। ठीक है, पेट्रोल ऑल्सो, ठीक है ना, पहले के जमाने में मतलब थोड़ा सा 10-12 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि पेट्रोल के प्राइसेस जब चेंज होते थे ना, तब पहले से थोड़ा बता दिया जाता था कि कल सुबह से या 2 दिन बाद से, ठीक है, आज रात 12 बजे से पेट्रोल के प्राइसेस में जो है वो 2 रुपए की वृद्धि होगी। जैसे पता चलता था, पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाती थी कि 10 लीटर डाल दो, 12 लीटर डाल दो, 15 लीटर डाल दो। किसी किसी पेट्रोल पंप पे अगर बॉटल में और वो मिलता था तो वो भी भरवा के लेके आ जाता, और 2 रुपए बढ़ रहे हैं, फटाफट से भाग जाओ, ऐसा होता था। ठीक है ना, तो ये ऐसा कि भाई स्मॉल चेंज है ना, ये परफेक्ट इलास्टिक डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, स्मॉल। ये ऐसे वर्ड्स आपको की वर्ड्स ऐसे जो है ना आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जरा सा भी अगर चेंज होगा, स्मॉल चेंज भी अगर होगा, तो उसका डिमांड जो है वो इनफाइनाइटली चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो क्यों होता है अभी बता देता हूँ। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब ये हॉरिजॉन्टल क्यों होती है, ये जो कर्व है ना इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का, ये जो कर्व हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का, ठीक है, ये जो कर्व है क्वांटिटी डिमांडेड का, ये हॉरिजॉन्टल क्यों है। हाँ, डिमांड में तो चेंज आया है, बट ये हॉरिजॉन्टल क्यों, वर्टिकल या ऐसा ऐसा क्यों, प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में चेंज आया, गुड, बट ये हॉरिजॉन्टल क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा या ऐसा क्यों नहीं, हमने तो ऐसा पढ़ा था डिमांड ऐसा जा रहा है, सप्लाई ऐसी जा रही है। हाँ, वो क्यों नहीं है, ये तो हॉरिजॉन्टल है।
क्वांटिटी डिमांडेड जो हमने पढ़ा इनफाइनाइट है, मतलब ये कहाँ तक जाके रुकेगा या कहाँ तक चलेगा हमको नहीं पता। अब वो ऐसा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अगर हम ये ऐसा क्रॉस करें तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो अपने को रोकना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्रॉस करे या ऐसे क्रॉस करे, कहीं ना कहीं अपने को रुकना पड़ेगा। वर्टिकल भी जाए तो कहीं ना कहीं उसका जो है वो रोकना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल वो कितना भी चल सकता है। वर्टिकल में ये होता है कि वर्टिकल में वो ऐसा, जैसे ये अपन ऊपर है ना, कभी ये ऐसा ऊपर एरो आ जाता है, ये एरो मतलब ये यहाँ पर चल सकता है, बट हम जो है वो जनरली ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये एरो दे देते हैं, वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो है वो आप देखो, यहाँ पे एरो नहीं लगे हुए, तो ये एंड नहीं है इसका, वो चलता ही जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया है ना। अब ये जो है वो देखते हैं अपन। अब बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, perfectly inelastic demand occurs when the quantity demand remains unchanged regardless of change in price. ठीक है ना, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, कुछ भी चेंज आ जाए, है ना, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको बोला जाता है इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी मतलब क्या, वो अपन ऐसा खींचते ना, रबड़ को खींचते तो बोलते ना इलास्टिक है। अब इसको अपन खींच ही नहीं सकते, तो ये इन इलास्टिक है। ये सिर्फ ऐसे याद रखने के लिए आपको तरीके बता दो, थोड़ा लॉजिकली समझो उसको कि इलास्टिक मतलब क्या, या इलास्टिक वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि अपन उसको स्ट्रेच कर सकते, तो वो इलास्टिसिटी को दर्शाता है। इन इलास्टिक मतलब उसको अपन स्ट्रेच नहीं कर सकते, स्ट्रेच करेंगे टूट जाए। तो प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, डिमांड में चेंज नहीं आना है। ठीक है, हमने इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बताया था, पर वो सॉल्ट का। ठीक है, अब वो जितना लगना है उतना लगना ही है। अभी वो 23 रुपए का है, वो 30 रुपए किलो हो जाए तो भी आप उतना सॉल्ट खरीदोगे ही खरीदोगे। और वो 23 रुपए का है, 15 रुपए का हो जाए तो भी उतना सॉल्ट आपको आप खरीदोगे खरीदोगे, उसमें आपका क्वांटिटी मार्जिन में आपका चेंज नहीं आएगा। और इसका जो है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, जैसा ये इन्होंने बोला, सोनम ने, ठीक है, कि ये जो है वो हो सकता है कि इसमें भी एरो ना हो, है ना, बट यहाँ पर दिक्कत ये है या बात ये है कि प्राइस कहीं ना कहीं तो जो है वो बढ़ेगी, तो बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और एक पॉइंट आएगा उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगी। ठीक है, और डिमांड तो यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रही है, डिमांड उतनी की उतनी है। प्राइस बढ़ना शुरू हुए शुरू हुए शुरू हुए, तो हमने जैसे लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे डिमांड जीरो हो जाती। अब इतने प्राइस बढ़ गए, इतने प्राइस बढ़ गए कि अब वहाँ पे डिमांड ही नहीं आ रही, तो सेल किसको करोगे फिर आप, खरीदने वाले ही नहीं है, तो फिर सेलर किसको सेल करेंगे। तो वहाँ पे फिर उस पॉइंट के बाद प्राइस नहीं बढ़ेगी, तो वहाँ पे उसका जो है वो फुल स्टॉप हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट? बढ़े आगे। ठीक है ना, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, elastic demand relatively elastic demand refers to the situation where the percentage change in quantity demand is greater than percentage change in price. ठीक है ना, प्राइस में जितना चेंज आया उससे ज्यादा चेंज डिमांड में आ गया। ठीक है ना, मतलब हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि प्राइस अगर 5% कम हुए, प्राइस अगर 5% कम हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड 15% बढ़, तो मतलब प्राइस चेंज जो है वो 5% ही कम हुआ, बट क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 5% से ज्यादा बढ़ा, 15%। ठीक है ना, उसको बोला जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना, जनरली अभी अपन जैसे देखें, है ना, ये ऐसे गुड्स के उसमें होता है जो बहुत सारे लोगों के विश लिस्ट में होता है। बहुत सारे लोगों का एक्सप्रेशन होता है कि यार अगर मेरे पास ज्यादा पैसा हो, थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ जाए, या थोड़ी सी इसकी प्राइस कम हो जाए, तो मैं तो सबसे पहले यही लूँ। ठीक है ना, आईफोन बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, आईफोन 16 ही चल रहा है ना अभी, है ना। हाँ, आईफोन अगर जैसे सपोज 1,50,000 का मिल रहा है, ठीक है
है ना। अब ये जो है वो अभी बिग बिलियन डे सेल आएंगे, फ्लिपकार्ट सेल आएगा, ये सब आएगा, है ना, 3-4 महीने बाद जब फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएंगे। 1.5 लाख का है और उन्होंने निकाल दिया ये, अभी हम जो है वो 1,20,000 में ला रहे हैं। तो ये प्राइस में जो है वो जितना परसेंट कम आया उससे ज्यादा इसकी डिमांड चालू हो जाएगी कि फटाफट फटाफट जो है वो इसको खरीदो यार, यार 30,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, 30,000। वो लोग ये, वो फिर वैसा मेंटालिटी चलती है, ये यार पूरा 30,000 कम मिल रहा है, ले लो ले लो। तो प्राइस भले ही जो है वो 5% 6% कम होगा, बट डिमांड जो है वो 15 से 20% बढ़ जाएगी। ठीक है, बात करते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड occurs when the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price। पूरा इनवर्स जो है वो सिचुएशन है। अगर प्राइस में जो है वो 5% चेंज आया तो क्वांटिटी डिमांडेड में जो है वो सिर्फ 2 या 3% ही चेंज आएगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मतलब प्राइस चेंज होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसका अपन ले लेते हैं एक्टिवा का, अभी जो वो BS3 वाली अपन ने बात की है। ठीक है, सारे जो है वो चल पड़े, बट ऐसा भी होता है ना कि भाई हमारे पास तो गाड़ी है ना, तो गाड़ी क्या है, अगर आप ले लेते हो तो वो 10-12 साल का इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार गाड़ी ले ली फिर 10-12 साल तक आप गाड़ी नहीं लेते, फिर अब ये आ गया, चलो ठीक है ये चीज़ आ गई, तो 30-35 हज़ार रुपये भी हम जो है वो क्यों इन्वेस्ट करें। तो प्राइस जो है वो 50% से डाउन, पर डिमांड जो है वो सिर्फ 10-12% से बढ़ी, है ना, हम बढ़ने की बात करते हैं। ठीक है, 10-12% से ही बढ़ी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हो रहा है या कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो बोल सकते हो एकदम बिंदास, कोई ऐसा करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारे चेहरों से मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर हो रहे हो तुम लोग, पर ऐसा नहीं है। उसको समझ में आ रहा है? वाह, हाँ, ये सबसे अच्छी सिचुएशन रहती है, फोर्थ वाली, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एग्जिस्ट व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ना। ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन रहती है कि अगर 5% प्राइस में चेंज आया तो 5% ही जो है वो डिमांड में चेंज आया। ठीक है, इसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अच्छा, अब ये अगर अपन ग्राफ की बात करें, है ना, तो ग्राफ वेरी श्योर बनाने के लिए तो आएंगे नहीं आपको, CS एग्जीक्यूटिव में भी आपको ये काम आएगा नहीं, बिकॉज वहां पे सब्जेक्ट ही नहीं। अब आपको करना क्या है? ठीक है, रिलेटेड टू ग्राफ, ये ग्राफ जो है वो सिर्फ आपको देख के रखने हैं। कभी ऐसा हुआ, देखो ये बहुत कम होता है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है ना, पर अगर कभी आपको ये ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया आपको, ठीक है, ये ग्राफ दे दिया और बोला कि ये वाला ग्राफ जो है ये बताओ किसका है, बस उतना, उतने हार्ड लेवल तक पूछ सकते हैं। तो आपको जो है वो सबके ग्राफ थोड़े दिमाग में फिट करके जाने पड़ेंगे कि ये वाला ग्राफ यूनिटरी इलास्टिक का है, ये वाला ग्राफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का है। ठीक है ना, ये जो है वो ये सारी चीजें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना। समझ में आया? जैसे हमने ऊपर के जो दो पढ़े थे उसमें पढ़ा था हमने, हॉरिजॉन्टल कर्व होता है और पूरा वो वर्टिकल कर्व होता है, तो वो किसका होता है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि वो हॉरिजॉन्टल कर्व जो है वो कौन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता है, परफेक्टली, यूनिटरी, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, कौन से वाले, तो आपको वो ध्यान होना। ज्यादातर नहीं आते, बट कभी हार्ड जो है वो उनको पूछने का मन कर गया या थोड़ा टफ पेपर सेट करने का मन कर गया तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते, ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते कि भाई क्यों ऐसा पूछा। ठीक है ना,
इसलिए अगर आपके जो है वो अ, पिछले वाले बैच के बच्चों के साथ थोड़ी बातचीत हो, थोड़ा पूछना उनसे कि कैसा पेपर आया था, क्या किया था, कैसा था एक्सपीरियंस, तो उससे थोड़ा रेफरेंस मिल जाता है ना अपने को, तो वो बहुत मदद मिल जाती है अपने को अपने एग्जाम क्रैक करने। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। क्विक रिकैप यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी जो है वो सिंबल्स भी पूछे जा सकते हैं, है ना, तो सिंबल्स भी याद रखना, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू जीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। या इससे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को जो है वो आप किस साइन से रिप्रेजेंट करोगे। ये चारों साइन दे दिए, तो आप बताओ, तो आपका आंसर जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अरे अभी तो पढ़ रहे हो, है ना, ठीक है, फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन होगा, और वो तो उसमें सब अच्छा हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो अभी। इतना टेंशन में मत आओ ना। ठीक है, आगे बढ़े। और मैं तुमको है ना, देखो, कोई भी एमसीक्यू एग्जाम दो, बैंक की दो, मतलब जैसे मैंने बैंक की भी दी हुई है, ठीक है, वो क्लियर भी किया है मैंने। ये CSEE की है, तुमने भी दी थी, कौन से वाले, IBPS, ये कौन सी एग्जाम होती है? अच्छा, CSEE, मेरे को लगा वो बैंक के एग्जाम। नहीं, हमारे टाइम पे CSEE नहीं था, हमारे टाइम पे फाउंडेशन था। सब्जेक्ट्स ये सारे थे, है ना, इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारे थे। बट हमको है ना वो डिस्क्रिप्टिव टाइप थे, हम वो पूरे लेटर लिखते थे इंग्लिश में, हाँ पूरे, जैसे CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल में लिखने पड़ते हैं ना पूरे पेपर, वैसे हमको पूरे लिखने पड़ते थे आंसर्स। अब जो है ये कुछ 4-5 सालों से ये फॉर्मेट आया। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो MCQ में जो है वो, कोई भी अगर आप बैंक का एग्जाम दो, CSEE दो, या कोई भी ऐसा एग्जाम दो जो जो MCQ पैटर्न में होता है, सबसे बेस्ट और शॉर्ट तरीका है पास होने का, वो ये है कि क्वेश्चन पढ़ते से ही आपको जो है वो आंसर ध्यान में आ जाना चाहिए, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मैं अगर आपको बोलूं 2 × 2 इज इक्वल टू, तो आप फट से बोल दोगे 4, आप ऑप्शन नहीं देखते बैठोगे कि यार ऑप्शन नहीं देखूं मैं, और ऑप्शन में अगर मिलेगा तो मेरे को ध्यान आएगा। ये वाली चीज है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है कि आपको ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ती है। शॉर्ट वे पास होने का वो यही है कि क्वेश्चन आपने पढ़ा, और क्वेश्चन देख के आपने जो है वो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन देखने से पहले ही आपको जो है वो आपके दिमाग ने आंसर दे दिया कि ये वाला आंसर है इसका, फिर वो आंसर आपको सिर्फ वो ऑप्शन में ढूंढना रहता है, ABCD में ढूंढना रहता है, तो उसको टिक करना। तो जो ये कंसेप्ट बनाया है ना कि 200 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट में आप सॉल्व कर पाओगे, मतलब 120 मिनट में सॉल्व करना है, तो फिर वो जो है वो 10-12 सेकंड में सॉल्व होंगे, कि बस ऑप्शन देखना है और क्लिक करना है। हाँ, लीगल अपना ये लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें ये वाला फंडा काम नहीं करता, क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना ही पड़ता है आपको। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अपन देखते हैं भैया। कौन कौन सेवरल फैक्टर्स हैं भाई, देखो, प्राइस लेवल, है ना, और फैक्टर सब जो है वो घूम फिर के वही सारे आते रहेंगे आपके पास, मोर और लेस सेम रहेंगे। प्राइस लेवल की बात करें, है ना, तो इफेक्ट क्या पड़ता है, डिमांड इज इलास्टिक फॉर मॉडरेटली प्राइस गुड्स एंड इनलास्टिक फॉर वेरी कॉस्टली और वेरी चीप गुड्स। मॉडरेटली प्राइस गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनका प्राइस बहुत रीजनेबल है, मतलब हम जाते हैं, है ना, हमेशा जो है हम बार्गेन करते हैं, है ना, या नेगोशिएट करते हैं, कभी कोई देखते हैं अपन, और अपन को एकदम से लगता है कि यार ये तो बहुत सस्ता है, या एकदम से अपन को मन में लगता है अरे बाप रे इतना महंगा, हमने सोचा ही नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, वो आगे वाले लाइन में लिखा हुआ।
यहाँ पर एकदम रीजनेबल है, हाँ इतना तो प्राइस बन, फिर हम वहाँ पे नेगोशिएटिंग करते हैं। तो अगर वो ऐसे प्राइस हैं, है ना, ऐसे ही प्राइस है अगर किसी गुड्स की, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। और ऐसे गुड्स है जो बहुत ज्यादा चीप है और वो महंगे हो गए, ठीक है ना, कभी कभी क्या है, चीप गुड्स बहुत ज्यादा चीप गुड्स होते हैं और वो महंगे होते जाते हैं, तो हमारी डिमांड बढ़ती जाती है। लालच, है ना, बहुत ग्राउंड लेवल वाले वर्ड में बोलो, लालच, कि अच्छा कल इसकी इतनी प्राइस थी, आज इसकी इतनी हो गई है, बढ़ गई प्राइस, तो अभी मैं लेके रख लेता हूँ, अभी मैं खरीद के रख लेती हूँ, फ्यूचर में वो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अभी से जो है वो लेना मैं शुरू कर देता हूँ, लेना शुरू कर देती हूँ। तो फिर अपन जो है वो उसको स्टॉकिंग करना शुरू कर, तो वो चीप गुड्स की प्राइस भी बढ़ती जाती, अपन ही बढ़ा देते, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली गुड्स हैं और वो चीप हो गए, तो अपन एक्यूमुलेट करना शुरू कर उसको भी, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली गुड्स है या बहुत ज़्यादा चीप गुड्स हैं, उसके लिए जो है वो क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। लग्जरी गुड्स लाइक हाई एंड कार्स एंड आर लेस सेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस, ठीक है, जो लग्जरी गुड्स है वो उनकी प्राइसेस में बहुत कम चेंज आता है या चेंज आता ही नहीं। मर्सिडीज है, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ मर्सिडीज, ठीक है, या BMW या ऐसी कार, तो आपके दिमाग में ये आता है कि यार अगर ये है तो 40 लाख से नीचे की तो कार होगी ही नहीं। वो तो चलो ठीक है, वो बहुत बड़ी बात होगी, है ना, अपन डील नहीं करते। या अब मैं आपको बात करता हूँ कॉफ़ी की, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया ये स्टारबक्स की कॉफ़ी है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा ये 350-400 रुपये के नीचे की तो कॉफ़ी होगी नहीं, और वो अपना प्राइस चेंज करते भी नहीं। ऑफर निकाल देते वो अलग बात है कि भाई अभी 40% ऑफ है, 20% ऑफ है, वो ठीक है, बट उनका प्राइस चेंज नहीं है। तो वो नाम लेते थे, माइंड में क्या आता है कि हाँ ये तो कॉस्टली ही होगा, ठीक है। तो वो है इन, वो उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो इन इलास्टिक डिमांड से पड़ता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ठीक है, जैसे ये हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ने बोला था एक, ये सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं अगर, goods with close substitute have elastic demand because consumer can easily switch to alternatives, ठीक है, इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं ये हमको सबको पता है, ठीक है। बढ़े आगे, अरे आगे बढ़े, सारे बोलो हाँ, सारे एक साथ, तुमने नहीं बोला, सारे बोलो हाँ, नहीं बोला मैंने सुना। चलो ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ सबको, सब बोलो हाँ, ठीक है। नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज, ठीक है, नेसेसिटीज टेंड टू हैव इनइलास्टिक डिमांड, है ना, ज्यादा चेंज नहीं होती है, बिकॉज कंज्यूमर कंटिन्यू टू बाय देम इवन इफ प्राइसेस राइज, ठीक है, सॉल्ट का एग्जांपल लिया था अपन ने, ठीक है, इवन पेट्रोल भी थोड़ा नेसेसरी वाली चीजों में ही आ जाता है। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर बेसिक फूड आइटम्स लाइक राइस ब्रेड इज लेस रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज, बढ़ जाएगा तो भी उतना ही आप कंज्यूम करोगे, घट जाएगा तो भी आपको उतना ही कंज्यूम करोगे, ठीक है। टाइम पीरियड, ठीक है, demand becomes more elastic over time as consumers have more opportunity to adjust their behavior. Example, consumer may change their transportation habits over time in response to the rising gasoline price. ठीक है ना भाई, जैसे अगर आपको टाइम मिला तो टाइम के साथ साथ आपकी जो है वो सारी चीज़ें प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, ठीक है, ज़रूरतें चेंज हो जाती है, तो जितना लंबा टाइम चेंज होगा उतना ज़्यादा जो है वो क्या होगा, है ना, इलास्टिक होगा, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इलास्टिक जो है वो, ठीक है। अभी इन्होंने एग्जांपल लिया, वही एग्जांपल अपन देख लेते हैं। कभी कभी अपन बस की या ट्रेन की टिकट्स देखते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई हाई होती है ना भाई, जैसे अगर अपन सेकंड एसी या फर्स्ट एसी का टिकट देखो ट्रेन का, तो वो 2500, 3000, 3500 का होता है, ठीक है, ओके। और फिर वो सोच के पता है अपन, वो देख के अपन पता है क्या सोचते हैं, या अपने दिमाग में क्या आता है, इससे अच्छा तो मैं 1500-2000 रुपये डाल के ज़्यादा, 2500-3000 रुपये ज़्यादा डाल के जो है वो प्लेन में चला जाऊँ, टाइम भी बचेगा, जल्दी पहुंच भी जाऊंगा और प्लेन में जाने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वो हमारे प्रेफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाता है।
ठीक है ना। हैबिट्स, डिमांड फॉर एडिक्टिव, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एडिक्टिव और हैबिचुअल प्रोडक्ट्स टेंड टू बी इन इलास्टिक, कोई चेंज नहीं आता इनमें, है ना, बिकॉज कंज्यूमर हैव लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। डिमांड फॉर सिगरेट्स इज ऑफन इन इलास्टिक ड्यू टू एडिक्शन। ठीक है, ऐसे गुड्स मतलब जो अभी अभी जैसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को जो है वो ऐसे ही गुड्स से मिलता है, लिकर है, सिगरेट है, ये पान तंबाकू पुरोए जो भी आता है चीज़ें आती है कि भाई एक बार इंसान अगर खाना शुरू करे तो वो खाते रहता है, फिर कितनी भी प्राइस बढ़ जाए। हम अगर अभी 5 रुपये लीटर प्राइस बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा विरोध में आ जाएंगे। ठीक है, आलू प्याज के भाव बढ़ जाते हैं ना, 10-12 रुपए किलो, और ये कितने महंगे हो गए, कितने महंगे हो गए, कितने महंगे हो गए। बट ये जो सिगरेट है, अल्कोहल है, लिकर है, ये सब लोग जो कंज्यूम करते हैं ना, इनको प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है, कितना ही प्राइस बढ़ा दो ये कुछ बोलते ही नहीं है। हमको तो कंज्यूम करना है, हम करेंगे, हमको तो लत लग चुकी है, हम एडिक्टेड हो चुके हैं। बस हम तो क्या है, सिगरेट कंज्यूम करेंगे, अल्कोहल लिकर कंज्यूम करेंगे, मतलब करें, खत्म। हमको प्राइस वाइज से कोई लेना देना नहीं है, इलास्टिसिटी इन इलास्टिसिटी किसी से कोई लेना देना नहीं। वी विल कंटिन्यू। ठीक है ना, तो इसमें जो है वो इन इलास्टिक होती है, कोई मेजर नहीं होता इसका, कोई मतलब नहीं हमको। नेचर ऑफ कमोडिटीज, ठीक है ना, अगर जो नेसेसिटीज हैं उनका इन इलास्टिक होता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन इलास्टिक। ठीक है, ये इलास्टिक और इन इलास्टिक जो है वो क्यों हम वर्ड यूज कर रहे हैं, समझ में आया। इलास्टिक मतलब वो जो स्ट्रेचेबल है, चेंज जो है वो होता रहता है, जैसे रबर बैंड का मैंने एग्जांपल दिया था। इलास्टिक मतलब कोई चेंज नहीं, तो नेसेसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना हमको कंज्यूम करना है उतना हमको कंज्यूम करना ही। ठीक है, लग्जरीज और कंफर्टेबल में, कंफर्टेबल गुड्स में जो है वो हैवी इलास्टिसिटी होती है, वो बहुत इलास्टिक होता है। ठीक है, तो एग्जांपल फिर अगेन रिपीट किया हुआ है। डिमांड फॉर असेंशियल गुड्स लाइक मेडिसिन इज लेस सेंसिटिव टू प्राइस चेंज। ठीक है, मेडिसिन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। हाँ, ठीक है, अगर आप बीमार हो या अगर डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन खाना है या करना है तो आपको खाना ही है। और ये मेडिसिन एक मतलब जैसे हमारा ये जितने भी आप मेडिकल शॉप देखोगे, ये सब देखोगे, वहाँ पे कोई नेगोशिएट नहीं करता। जो मेडिकल स्टोर वाला बोल दे कि ये जो है वो इस प्राइस पे है ना, उस प्राइस पे हम खरीद लेते हैं। इवन हम कभी कभी प्राइस भी चेक नहीं करते। अब वो है जो है वो है, कंज्यूम करना पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये इसका भी जो है वो इनइलास्टिक होता है। मेडिसिन जो है वो क्या होती है, कैसी होती है, इसकी डिमांड इन इलास्टिक। वेरियस यूजेस, ठीक है ना, अगर एक प्रोडक्ट के, ठीक है, वेरियस यूजेस हैं, है ना, गुड्स विथ मल्टीपल यूजेस टेंड्स टू हैव मोर इलास्टिक डिमांड बिकॉज कंज्यूमर कैन एडजस्ट देयर कंजम्पशन। डिमांड फॉर वर्सेटाइल प्रोडक्ट्स लाइक स्मार्टफोन मे बी मोर एक्सपेंसिव टू प्राइस चेंजेस। ये तो अपन ऊपर से ही पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है ना, मोबाइल है, ठीक है, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं ना, जिस यूज़ के, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस यूज़ के लिए उसको बनाया गया है वो यूज़ होता ही नहीं है ना। मोबाइल फोन्स वेयर इन्वेंटेड ना मेजरली फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, कॉलिंग, कॉलिंग से बात करो, वो कॉलिंग तो होती ही नहीं है ना कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रील्स देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई पिक्चर ही देख रहा है। ठीक है, कॉल तो बहुत कम हो, तो उसके जो है वो वर्सेटाइल बहुत सारी, जरा सा भी कुछ चेंज आता है, कुछ आता है तो डिमांड बढ़ जाती है या घट जाती है। पोस्टपोनिंग कंजम्पशंस, ठीक है, ये पूरे मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, गुड्स हुज कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन टेंड टू हैव इलास्टिक डिमांड एज कंज्यूमर रिएक्ट टू प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है, डिमांड फॉर डिस्क्रिशनरी आइटम्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स मे बी इलास्टिक बिकॉज कंज्यूमर कैन डिले परचेजेस। ठीक है, ये हम हमेशा हमारे इंडिया में तो ये बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, अरे अच्छा ये खरीदना है, एक बड़ा परचेस खरीदना है, चलो अभी 1-2 महीने रुक जाते हैं, अभी गणेश चतुर्थी आएगी, तो अपन गणेश चतुर्थी एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल है, मतलब एक ऑस्पिशियस दिन होता है, अपन तब ले लेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि शनिवार है तो शनिवार को लोहा नहीं लेना ना, वो लोहा नहीं खरीदना, ये नहीं खरीदना, वो नहीं खरीदना, तो अपन उसका कंजम्पशन जो है या परचेज जो है वो क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं।
या चीज़ जो है वो बहुत महंगी हो गई, या अपन बोलते हैं ना कि अरे अभी तो ये नई नई चीज़ आई है तो इसके प्राइसेस थोड़े ज़्यादा ही हैं, अभी रुक जाओ जरा 6-8 महीने रुक जाओ, 6-8 महीने बाद जो है वो इसके प्राइसेस कम हो जाएंगे, अपन तब ले लेंगे। तो अगर ऐसी कोई, अब जैसे वो कुछ भी हो सकता है, टू व्हीलर भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पसंद की कोई भी चीज़ हो सकती है जो नेसेसिटी की कैटेगरी में नहीं आती है, तो वो जो है ना, उसको अपन बोलते हैं, उसको जो है वो डिस्क्रिशनरी आइटम्स बोलते हैं, और उनका जो है वो बहुत इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? बढ़े आगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ डिमांड रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, इसके ऊपर तक अपन क्या पढ़ रहे थे? प्राइस का ना, गुड, अच्छी बात है ना, आंसर मिला मेरे को, बड़ा अच्छा लगा, वेरी गुड। अभी तक अपन प्राइस के बेसिस पे पढ़ रहे थे, अब अपन जो है वो किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? इनकम के बेसिस पे। जैसा मैंने पहले बताया था कि भाई इनकम अगर चेंज होती है, बढ़ती है इनकम, तो हमारे प्रेफरेंसेस जो है वो कैसे चेंज होते हैं, अपन उसको इलास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ डिमांड रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। अब कैसे कैलकुलेट करना है ना, ई वाई, इसको बोला जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंट अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। इनकम की वजह से डिमांड में चेंज आएगा, तो इनकम जो है वो काय में जाएगा? डिनोमिनेटर, बेस, ठीक है। और किस पे चेंज पड़ रहा है? डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, तो वो ऊपर आ जाएगा, है ना, उसको न्यूमरेटर में अपन रख देंगे, ठीक है। उसको बोला जाता है ई वाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, ये जो है ये ट्रायंगल डेल्टा, ठीक है, ये किसको सिग्निफाई करता है या किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को, ठीक है। ये वाला जो साइन है ट्रायंगल वाला, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज। तो ये अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल डिमांड। पहले कितनी डिमांड थी? पहले कितनी डिमांड थी और अब कितनी डिमांड है, डिमांड में कितना चेंज आया, समझ में आया? ठीक है, पहले कितनी डिमांड थी और अब डिमांड में कितना चेंज आया, क्लियर हुआ? ठीक है, परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो पहले कितनी इनकम थी, ठीक है ना, पहले कितनी इनकम थी और अब कितना चेंज आया। ध्यान रखना, अपन चेंज की बात कर रहे हैं, पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई वो बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है। समझाता हूँ, रुको, है ना। अभी सपोज, अभी मैं 60,000 रुपये कमाता हूँ, सपोज एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब मैं बोलूँ कि अब जो है, मतलब पहले 2 महीने पहले मैं 60,000 रुपये कमाता था, अब जो है वो मैं कितना कमा रहा हूँ? सपोज 80,000 रुपये, अभी मैं 80,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले से और अभी में, है ना, इन दोनों में चेंज कितना आया, डिफरेंस कितना है? 20,000, है ना। तो ये एक मिनट, तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? ये जो 20,000 है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। चेंज कितना आया, पहले कितनी थी और उसके बाद कितनी हो गई, है ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं 80,000 की बात नहीं कर रहा, मैं चेंज की बात कर रहा हूँ। चेंज कितना आया? 20,000, तो मैं 20,000 की बात कर रहा हूँ। तो ये डेल्टा या जो ये चेंज है, इसमें कौन सा फिगर आएगा? ये 20,000। समझ में आया? तुमको समझ में आया बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? त्रिशा, के किट्टी, त्रिशा, त्रिशा,
ठीक है, तुमको समझ में आया त्रिशा बेटा? क्लियर हुआ? किसकी बात चल रही है? चेंज की। ठीक है, अरे यार ठीक है भाई, अब ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन इनकम, इसको फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, ये देखो भाई, ऐसे ई वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इनकम अपॉन इनकम, प्रीवियस इनकम। पहले कितनी थी और अब कितना चेंज आया है? पहले कितनी थी और कितनी हो गई है वो नहीं, पहले कितनी थी और कितना चेंज आया है। ठीक है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, मीनिंग डिमांड इंक्रीजेस विद द राइजिंग इन इनकम। आपकी इनकम बढ़ी तो आपने डिमांड भी बढ़ा दी, तो पॉजिटिव मतलब अगर इनकम बढ़ती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात मतलब क्या? पॉजिटिव बात है। ठीक है, नेगेटिव इनकम अगर जो है वो डिमांड डिक्रीज हो गई, अगर इनकम राइज हुई तो। ठीक है, ये कब होगा हो, ये वाला सिचुएशन कब होगा? क्या? बोलो बोलो, कोई बात नहीं। अब गलत भी बोल दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई फांसी या पेनल्टी थोड़ी ना लग जाएगी। गलत भी बोल सकते हो, सीखनी है, गलत भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, आंसर गलत भी हो सकता है, ऐसा डरना नहीं। हम प्राइस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकम और डिमांड। प्राइस वाला तो पन्ने पहले पढ़ लिया। बताओ। इनकम आपकी बढ़ी, उसकी वजह से प्रोडक्ट या गुड्स के डिमांड में चेंज हो गया। ऐसा कौन से गुड्स के साथ हो सकता है? चिप्स, चीप गुड्स, जैसे एग्जांपल। हाँ, कौन से? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, करेक्ट एग्जाम्पल, सही है ना, त्रिशा ने सही बोला कि पहले। हाँ बोलो बेटा। तो जैसे आपकी इनकम राइज हो गई बट पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड में जो है वो डिक्रीज हो गया, है ना, उसमें कमी आ गई, तो ऐसा कौन सी सिचुएशन में हो सकता है? ऐसे कौन से गुड्स हो सकते हैं? इन्फीरियर गुड्स, एग्जाम्पल। जी, मोबाइल्स। अपन मतलब अपना, अपन जो है वो अपना लेवल हाई कर देंगे। ठीक है ना, सही बोला इन्होंने, वैसे तो आता सभी को था। ठीक है, मैं बहुत सिंपल इसका एग्जांपल देता हूँ, अगेन ग्राउंड लेवल का, है ना। अपनी इनकम थी बढ़िया, अपन वो इनकम में जो है वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते थे, ढाबा टाइप था वो रेस्टोरेंट, उसमें जाते थे, छोटा सा। ठीक है, वो वेटर वेटर नहीं थे, वो छोटू आके सर्व कर देता था, वैसा वाला अपना रेस्टोरेंट में जाते थे। ठीक है, अब अपनी इनकम बढ़ गई तो अपन थोड़ा सा जो है वो अच्छे रेस्टोरेंट में जाने लगे, 2 स्टार रेस्टोरेंट, 3 स्टार रेस्टोरेंट में जाने लगे। ठीक है ना, गुरु कृपा, रोटी वाला, इन सब में जाने लगे। ठीक है, फिर अपनी थोड़ी सी और इनकम बढ़ गई तो अपन रेडिसन, इन्फिनिटी होटल, वाह होटल, ठीक है, श्रीमाया, ऐसे होटल्स में जाने लगे। तो अपनी जब इनकम कम थी तो डिमांड किसकी ज़्यादा थी, है ना, गुरु कृपा, ये चोटी वाला और ये ऐसे रेस्टोरेंट्स। अब अपनी इनकम बढ़ गई, अपन जाएंगे ही। तो अपने लिए उनकी डिमांड कम हो गई, अपन को अब नहीं जाना। ठीक है ना, अगेन मोबाइल फोन्स जैसा उन्होंने बोला वैसा, ठीक है, हम जो है वो ओप्पो, वीवो, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स,
ऐसे मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हमारी इनकम बढ़ गई, तो हम जो है वो वन प्लस के मोबाइल यूज़ करेंगे। रिप्लेस भी करना रहा तो वन प्लस से करेंगे, या अगर इनकम उस टाइम बढ़ गई तो सैमसंग से करेंगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है वो ऐसे गुड्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज होती जाती है। और ये ऐसा सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन जो है उसकी इनकम राइज हो रही है तो वो तो ऐसे उससे डिमांड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ढाबे वाला या जो रेस्टोरेंट वाला है वो बोल देगा कि भाई एक कस्टमर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, बाकी सब तो आ रहे हैं। ऐसा सबका इनकम बढ़ता है या सबका मतलब एक सब्सटेंशियल लेवल पे इनकम बढ़ता है सबका, तो वो फर्क है। ठीक है, उनका भी, त्रिशा का भी एग्जांपल बहुत अच्छा था कि भाई जैसे व्हीट है या राइस है ना, वो राइस जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो जैसे अगर हमारी इनकम अच्छी हुई तो फिर अपन जो है वो अच्छे बासमती राइस और वो वैसे वो बिरयानी वाले राइस यूज़ करना शुरू कर देंगे, वो वाले राइस यूज़ ही नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया है ना। ये था भैया कंसेप्ट नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में दोनों ही एफर्ट्स जा रहे हैं। हमारा इनकम अगर बढ़ा तो हम जो है वो डिमांड भी उस गुड्स का बढ़ा दें। नेगेटिव में क्या हो रहा है, इनकम तो बढ़ रहा है बट साथ ही साथ जो गुड्स का डिमांड था वो कम। क्लियर, समझ में आया। ठीक है भाई, देखो फिर यही वाला लिखा हुआ है सारे के सारे, है ना, यहीं पे लिखा हुआ है वर्बल डिस्क्रिप्शन। ये चारों पॉइंट पढ़ लोगे आ जाएगा समझ में। पांच पांच पॉइंट है। पढ़ लो फटाफट से ये 5 पॉइंट, फिर अपन देखते हैं आगे। हाँ, तो ये इन्होंने फिफ्थ पॉइंट का एग्जांपल पूछा है। ठीक है, ग्रेटर देन यूनिटी डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस मोर देन इन प्रोपोर्शन इन इनकम। ठीक है, अगेन हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं या कोई भी अगर मेजर बाइंग या इन्वेस्टमेंट अगर हम करने जाते हैं तो हम उसको बजट बना के करते हैं। ठीक है, कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हाउस खरीदने गए तो हमारा जो है वो एक बजट होता है कि भाई 25 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए का हमारा जो है हाउस है, बिकॉज हमारा इनकम इतना है। अगर हमारा इनकम 10% या 15% बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम हमारा बजट जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। हमारा जो है वो बजट है घर खरीदने का 30 लाख रुपीज, ठीक है ना, हमारा इनकम अगर 10% बढ़ा तो हम थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क ले लेते हैं कि यार अभी देखो इनकम बढ़ा है, अभी इनकम और बढ़ता जाएगा, बट घर हमको जो है वो एक बार खरीदना है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो और थोड़ा सा हम बजट बढ़ा देते हैं। 30 लाख का बजट था, 10% हमारा इनकम जो है वो इंक्रीज हुआ, तो हमने जो है वो 35 लाख या 45 लाख का बजट कर। ठीक है, तो ये जो है वो ग्रेटर देन यूनिटी वाला कंसेप्ट है आपका, कि डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस मोर देन द प्रोपोर्शन इन इनकम। तो जितना इनकम बढ़ा, जितने प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ा, उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में हमने उसका जो है वो उस क्वांटिटी उस प्रोडक्ट का जो है, उस गुड्स का जो है वो हमने डिमांड बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये जो बड़े इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ओके, एसेट्स जो हम खरीदते हैं उस केस में ये ऐसा होता है। ठीक है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कि भाई ये चलो ठीक है यार, अभी 6-7 साल, 7-8 साल
हमको पूरी जिंदगी हम ये गाड़ी चलाएंगे, तो यार एक बार थोड़ा सा हम जो है वो बजट को ना देखते हुए, बजट एक्सीड करते हुए, क्योंकि हमारी इनकम तो बढ़ ही रही है, अब अभी अभी आज 10% बढ़ी है, अगले साल और 15% बढ़ जाएगी, तो वो सब कवर अप हो जाएगा। तो ऐसे गुड्स एंड ऐसे प्रोडक्ट्स के केसेस में हम जो है ये फिफ्थ वाला पॉइंट का ये एग्जांपल है। क्लियर? ठीक है। अब नया टॉपिक अभी हम शुरू करेंगे, आज खत्म नहीं हो पाएगा, तो इससे बेटर है कि कल ही अपन शुरू करते हैं। आप कितना बचा है ये देख लेते हैं भाई। और कल खत्म हो जाएगा ये, कल खत्म हो जाएगा, और कल नया चैप्टर शुरू भी हो जाएगा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है भाई, पढ़ेंगे। छोटा ही चैप्टर है ये भी, 6-7 पेज का ही होगा। बढ़िया। चलो, अपन अभी क्लास कंक्लूड कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी? नहीं आया समझ में पूरा?